हर कोई मुंतजर है कि जी आइंदा माली साल का बजट कैसा होगा, मगर ये बात तो तय है कि ये बजट IMF प्रोग्राम के बगैर ही बनेगा, क्योंकि हुकूमत ने IMF की तमाम शराइत मानी मगर IMF ताहाल नहीं माना। गुज़िश्ता रोज वजीर खजाना इसहाक डार से सहाफ़ियों ने कुछ सख्त सवालात किए। एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या IMF से मुआहदा ना होना आपकी नाकामी है, तो इसहाक डार साहब गुस्से में आकर उन्होंने जवाब दिया, क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया? साफी ने फिर कहा, आपको पहली बार मुश्किल मौशी हालात मिले और आप मैशत संभाल नहीं पा रहे। हमने हर इंटरनेशनल पेमेंट की है, आपने जो फैसला देना है दे दें, ऐसा कहा इसहाक डार साहब। बिल्कुल जी। दूसरी जानब FBR हेडक्वार्टर्स में होने वाली मुलाकात में वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि मुश्किल मुआशी सूरत हाल के बावजूद हुकूमत मैशत को इस्तेहकाम देने और तरक्की पर गामजन करने के लिए काम कर रही है। हुकूमत बिजनेस फ्रेंडली बजट 2023-24 पेश करेगी, जिसमें कारोबार को फरोग देने और मुल्की मैशत पर फोकस किया जाएगा ताकि मुल्क में जो सरमायाकारी है इसको फरोग देकर बरामदात को बढ़ाया जा सके, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो, कारोबारी सरगर्मियों को फरोग दिया जाए, रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा किए जाएं और महंगाई पर भी कमी लाई जाए। उधर डॉलर की उड़ान ऊंची है। ओपन मार्केट में 311 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर यह डॉलर पहुंचा है। इंटर बैंक में भी हालात अच्छे नहीं हैं। हाल किस जानिब जा रही है और इसहाक डार साहब की तसल्लियां किस हद तक ट्रस्ट वर्दी हैं, इस पर हमने बात करनी है। खुरम शहजाद साहब हमारे मईशत हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सिंस 1961 आई बिलीव मोर देन 100 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने ऑफ एंड ऑन अपने सॉवरेन डेट्स के ऊपर डिफॉल्ट किया है, और वहां पे जो सूरत हाल बनी वो बड़ी दिलचस्प रही। और अगर मैं सिर्फ श्रीलंका की मिसाल दूं तो श्रीलंका के अंदर कहते हैं कि कोलंबो में भी जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो सिनेमा हाउसेज हैं, वो भरे नजर आते थे, लेकिन उसके बावजूद मुल्क डिफॉल्ट कर गया। इस्लामाबाद की सूरत हाल भी इससे कोई खास मुख्तलिफ नहीं है। तो इस पिक्चर को, इस्लामाबाद लाहौर के अर्बन एरियाज की पिक्चर को लेकर क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान इज इन सेफ हैंड्स इन टर्म्स ऑफ डिफॉल्ट्स? जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। देखें, डिफॉल्ट की हम बार बार बात करते हैं। डिफॉल्ट मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि डिफॉल्ट अगर आप अपनी कोई कर्जे होते हैं वो वक्त पे अदा नहीं करते, उनकी अदायगी वक्त पे नहीं करते, तो वो डिफॉल्ट कहलाता है। अभी तक हमने कर्जे सारे अदा भी किए हैं और कुछ हमें मदद भी मिली है। कुछ हमारे फ्रेंडली कंट्रीज ने जो है हमारे जो कर्जे थे वो आगे भी किए हैं, और इसको कहते हैं रोल ओवर करना, यानी कि आज आपके पास पैसे नहीं है तो आप मत दें, आप एक साल बाद दे दीजिएगा। तो ये फ्रेंडली कंट्रीज ने किया है। और हमारी अच्छी बात यह है कि हमारे ज्यादातर कर्जे, तकरीबन 80-85% कर्जा जो है या तो फ्रेंडली कंट्रीज की तरफ से है या फिर जो है ये बड़े इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF और पेरिस क्लब, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस है। अच्छी बात है हमारी कि हमारे पास 10 से 15%, 10% भी हार्डली जो है वो कमर्शियल लोन नहीं है। ये कमर्शियल लोन जो होता है इसमें टेक्निकल डिफॉल्ट जिसे कहते हैं ना, ये कमर्शियल लोन जो बॉन्ड इशू करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में आप, ये वो होता है। श्रीलंका का ये बहुत ज्यादा था। श्रीलंका का फ्रेंडली कंट्रीज का ना होने के बराबर था। चाइना का तकरीबन 10% से ज्यादा था उनका लोन, और जो है वर्ल्ड बैंक, IMF और ये सारे थे। तो देखिए श्रीलंका की इकोनॉमी भी थोड़ी डिफरेंट है, हमारी भी डिफरेंट है। उनके यहाँ टूरिज्म का ज्यादा पोर्शन था। कोविड ने उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया। एक कॉमन जो चीज है ना, जो मैं कहूंगा कि वो हमारे यहाँ है, वो है लेगेसी, पॉलिटिकल लेगेसी। अपने लोगों को अपॉइंट करना और मेरिटोक्रेसी को फॉलो नहीं करना, यानी कि जिसको जो जॉब आती है उसको ना लगाना बल्कि अपने रिलेटिव्स को लगाना। ये प्रॉब्लम वहां पे भी रही। जो पॉलिटिकल लेगेसीज थी वो चलती रही, जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स थी वो वहां पे रही है, जिसकी वजह से इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए। मेरिट को जो है वो उस तरह से सपोर्ट नहीं मिली, तो इवेंचुअली उनके यहाँ जब डिसीजंस टाइम पे नहीं हुए तो डिफॉल्ट कर गए। हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम तो है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का भी, और अपने रिलेटिव्स को अपॉइंट करना रादर देन ये कि मेरिट पे होना, ये हमने देखा है ओवर द पीरियड देखा है। अच्छा। ये नहीं कि इस गवर्नमेंट का किसी गवर्नमेंट का। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डिफॉल्ट की जो बात है, 2024 में हमारा एक कमर्शियल लोन $1 बिलियन का एक हमारे पास जो है वो बॉन्ड होगा, वो हमने पे करना है 2024 अप्रैल में। वो अगर ना कर सके तो फिर आप कह सकेंगे कि जी हम डिफॉल्ट में, अल्लाह ना अगर डिफॉल्ट में जाए, क्योंकि हमारे रिपोर्टेशन बहुत बड़े होंगे श्रीलंका के मुकाबले में, तो मुझे लगता नहीं कि हम करेंगे। सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी फूड को लेकर होती है। जब भी मुल्क डिफॉल्ट करते हैं, लोगों के पास जो लिक्विड कैश होता है वो इनफ नहीं रहता कि वो अपनी ज़रूरियात पूरी करें, खाना खरीद पाएँ, खाना अफोर्ड कर पाएँ और इसी तरह से जो डील्स हो रही होती हैं चीज़ें इंपोर्ट करने के लिए, इंपॉर्टेंट जो गुड्स हैं उनकी भी कैश के अंदर हो रही होती हैं, क्योंकि लोग ट्रस्ट नहीं कर होते आपके ऊपर। तो ऐसी सूरत हाल क्या नियर फ्यूचर में आप देखते हैं पैदा हो सकती है? क्योंकि ये तो काफी हद तक है कि लोगों के जो रिसोर्सेज है या जो बाइंग पावर है वो ऑलरेडी काफी कम हो चुकी है, और जो प्राइसेस हैं इन्फ्लेशनरी वो बहुत ज्यादा हाई है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है।
देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम किस पॉइंट पे इस वक्त खड़े हैं। अभी हम बड़ा सेंसिटिव जो है इस वक्त मरहला है, क्योंकि हमारे पास रिजर्व जो है वो $5 अरब से नीचे हैं और हमारी जो कर्जों की अदायगियां हैं वो हर साल $25 अरब हैं अगले 3-4 साल। तो देखिए ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो जहां तक आप इस चीज का जिक्र हम करते हैं कि जी आपके पास कितनी रिसोर्सेस है, तो डेफिनेटली रिसोर्सेस हमारे पास नहीं है और हमारे पास कर्जे ज्यादा हैं और हमारे पास टैक्सेस भी वैसे नहीं है और जो टैक्सेस आते हैं उनको हम कहीं और लगाते हैं। तो प्रॉब्लम हमारे यहाँ मल्टीपल है। हमें ये कह देना कि जी हम जो है डिफॉल्ट नहीं करेंगे तो ये भी ठीक ना होगा, क्योंकि डिफॉल्ट करना जो है इतना आसान नहीं है, पर डिफॉल्ट के लिए हमारे पास जो चीजें होनी चाहिए डिफॉल्ट ना करने के लिए वो भी नहीं है। मैं आपको एक चीज थोड़ी सी बताता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। प्रॉब्लम है एनर्जी के इम्पोर्ट्स में। एनर्जी की इम्पोर्ट्स तकरीबन 1/3 हिस्सा बनता है आपकी टोटल इम्पोर्ट्स का। अगर एनर्जी की इम्पोर्ट्स रुकती है या कहीं कम होती है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट पड़ेगा पेट्रोलियम प्राइसेस पे, एनर्जी प्राइसेस पे, वहां से महंगाई में इजाफा होगा। फिर वो हर चीज की जो है वो कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती है। फूड हो, मेडिसिन हो, सब्जियां हो, जो भी आप उसको ले लें। फिर आपके यहाँ फ्लड्स भी आए हुए हैं। फ्लड्स ने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया है $30-40 बिलियन का। तो देखिए करना क्या चाहिए, मैं वो बात करता हूँ करना क्या चाहिए। करना ये चाहिए गवर्नमेंट को अपने खर्चे कम करने चाहिए, गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी पर टैक्स करना चाहिए उसकी सही वैल्यूज पे, गवर्नमेंट को रियल एस्टेट पे टैक्स करना चाहिए, गवर्नमेंट को रिटेल सेक्टर पे जो एक सर्टेन टैक्स लगाना चाहिए। 2.5 मिलियन दुकानें हैं और टैक्स ना होने के बराबर है। फिर आपको एग्रीकल्चर पे टैक्स करना चाहिए। बीच में आर्टिस्ट जो होते हैं, फार्मर और जो है रिटेल मार्केट के बीच में जो आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत बड़े गेन्स लेके जाते हैं, उन पे टैक्स उस तरह से नहीं होता। तो बहुत सारे एरियाज है जहां से $2 ट्रिलियन का टैक्स इकट्ठा हो सकता है और दूसरे एंड पे अपनी जो कहते हैं ना स्टेट ओन्ड एंटिटीज, आप पीआईए ले लें, वापडा ले लें, रेल डिफेंस ले लें, इन सबको आप जो है इनके नुकसानात को कम करें, इनको या तो बंद कर दें या फिर सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहे हैं। अब लास्ट मिनट है, हम चाहेंगे आप इस बजट के हवाले से भी, जो बजट आने वाला है ऑब्वियसली हम इससे कुछ अच्छी एक्सपेक्टेशंस तो नहीं रख रहे, स्टिल आवाम को ख्वाहिश होती है कि बजट में कुछ ना कुछ रिलीफ मिले। हाउ डू यू सी दिस बजट? देखिए बजट तो मुझे लगता है कि आईएमएफ के साथ ही बैठ के बन रहा है और उनकी अप्रूवल के बाद होगा और ये टैक्स हैवी बजट हो सकता है। गवर्नमेंट ये कोशिश करेगी कि टैक्सेस कम हो, लेकिन टैक्स जिस तरह से बताया जा रहा है डिसइन्वेस्टमेंट और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले टैक्सेस है, रिजर्व कंपनियों पे रिजर्व पे टैक्स कर देना, ट्रांजैक्शन टैक्स लगा देना, ये कैश इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि टैक्सेस बर्डन कम करना चाहिए फॉर्मल सेक्टर में ताकि एक्टिविटी बढ़े। टैक्सेस कम होंगे ना, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और एक्टिविटी बढ़ेगी तो आपको ऐसा ऐसा जो है वो देखने को मिलेगा कि ऐसे इन्फ्लेशन भी नीचे जाएगी और ग्रोथ आना शुरू होगी। ये नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के लिए टफ कॉल है, जो इसी साल इलेक्शंस भी हैं, तो ये देखना होगा कि किस तरह का बजट देती है। मुझे लगता है कि टैक्स हैवी बजट होगा।